नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस की विशेष कक्षाओं में आपका स्वागत है। और आज से हम यहाँ पर इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र यानी पर्यावरण पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बायोलॉजी के अंदर आपको जूलॉजी, बॉटनी और बॉटनी का ही एक सब पार्ट होता है इन्वायरमेंट साइंस का अध्ययन कराया जाएगा। तो आप जानते हैं सिलेबस इसका आ चुका है, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ, यानी या तो आप बायोलॉजी करें या फिर मैथ करें, यह दिया गया है। तो जो विषय आपको लगता है कि आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, उसको आप अपने परीक्षा के दौरान जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बायोलॉजी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस पर बात करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं या फिर आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं सिलेबस के अंदर आपको 11वीं और 12वीं की जो है बायो पूछी जाएगी। तो इसमें इन्होंने ये आयोग का सिलेबस है, जिसमें 10 यूनिट में इन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया है, जो कि 10 की 10 यूनिट आपकी 11th और 12th की है। यानी शुरू की 5 यूनिट जो हैं वो 11वीं क्लास की हैं, और शुरू की फिर जो लास्ट की जो 5 यूनिट हैं वो 12वीं क्लास की हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहली डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, थर्ड है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोर्थ है प्लांट फिजियोलॉजी और फिफ्थ है इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये 5 यूनिट जो शुरू की हैं ये 11th क्लास की है। देन इसके बाद जो रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जो ये जो 5 यूनिट हैं ये 12वीं क्लास की है। तो देखो ये आयोग का सिलेबस है, लेकिन देखो आपको मेनली पढ़ना क्या है। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये कक्षा 11 का आपका कंप्लीट जो है ये बुक है, यानी जो 11वीं क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है उसकी ये 5 यूनिट हैं जो इन्होंने दी हैं। तो पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि हमें जीवों में विविधता इसके अंदर पढ़नी है, किस तरह के जीव होते हैं, कितने तरह से होते हैं। तो इसी के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स देखेंगे, जिसके अंदर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो आप जानते हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और फंगस और एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें बाइनोमियल सिस्टम जो कैरोलस लिनियस ने दिया था उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ एनिमल, यानी नॉन कॉर्डेट्स के जो है हम इनमें साइलेंट फीचर्स देखेंगे, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम प्लांट्स में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उनके क्लासिफिकेशन को हम इसके अंदर देखेंगे। साथ ही साथ बोटेनिकल गार्डन, हार्बेरियम क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, म्यूजियम्स क्या होते हैं, ये सब भी हम यूनिट 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, तो इसके अंदर अंतर्गत हम मेनली एनिमल और प्लांट्स के टिश्यूज़ को पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ हम प्लांट्स का रूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम, लीफ सिस्टम और फ्लावरिंग सिस्टम, फ्रूट, सीड, ये क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए जीवों की, तो जीवों के अंदर हम इनके एनाटॉमी देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम मेनली देखो कि हम जो है फाइलम तो पढ़ेंगे ही, मतलब जिसके अंदर मेनली हमें जो देखना है एनालिडा देखना है, जिसके अंदर आपका केंचुआ आ जाता है। इंसेक्ट्स हम कॉकरोच देखेंगे जो ऑर्थोपोडा के अंदर आता है। एम्फीबियन उभयचर में हम मेढक के बारे में विशेषता पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इसे इंडिकेट किया है, तो 100% जो है क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि सेल क्या होती है, किस तरह क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, किसने इसको खोजा, सबसे छोटी सेल, ये सब चीज़ें जो हैं हम सेल के अंदर देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे सेल डिवीज़न को भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी, यानी प्लांट फिजियोलॉजी मतलब है कि भाई पादप कार्य की क्या होती है, मतलब प्लांट्स में किस तरह से फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब इसमें देखने वाले हैं। साथ ही साथ श्वसन हम देखेंगे, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हम इसमें देखेंगे, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लास्ट यूनिट जो है 11th क्लास की वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर हम मेनली जो ह्यूमन जो जितने भी सिस्टम होते हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया और सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। साथ ही साथ हम इसमें लोकोमोशन और मूवमेंट देखेंगे, मतलब इसके अंदर हम स्केलेटन जो सिस्टम है उसको पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम इनमें जो है हार्मोन, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब ये तो आपका इंग्लिश में हो गया। बाकी आपका अगर आप चैप्टर वाइज 11th क्लास को देखोगे तो इस तरह से आपको 22 चैप्टर उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये 22 के 22 चैप्टर जो हैं हम सिक्वेंसली पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है जो पूरा सिलेबस है वो हम इसके अंदर जो है इन क्लास के अंदर कवर करेंगे। अब बात करें क्लास 12th की, तो उसके अंदर आप सबसे पहली यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, थर्ड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, देन
वेलफेयर इसे कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और लास्ट जो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। अब हिंदी में अगर बात करें तो इसमें जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, ये सब पढ़ेंगे। मानव जनन जो मैं आपको बता चुका हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें देखेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये हम इसके अंदर देखेंगे। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी इसके अंदर हम जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, और बाकी जितनी चीज़ें आपकी इससे रिलेटेड होती है इसके अंदर पढ़ेंगे। वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर आपका गुणसूत्र आ जाता है, जीन आ जाता है, डीएनए, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। विकास हम इसके बाद पढ़ेंगे। एवोल्यूशन, जिसके अंदर आपका लेमार्कवाद आ जाता है, डार्विन थ्योरी आ जाती है, ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी आ जाती है, तो सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। मानव स्वास्थ्य और रोग, तो ह्यूमन हेल्थ हम इसमें पढ़ेंगे भाई कि स्वास्थ्य होता क्या है, और रोग कौन कौन से होते हैं ह्यूमन में, जैसे आप जानते हो वायरस से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं, फंगस से होते हैं, और आपका बैक्टीरिया से होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला चैप्टर जो है यह खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मतलब फूड प्रोडक्शन को अगर आपको इन्हेंस करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और कहने का मतलब ये बेसिक अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक एग्रीकल्चर है, इसके अंदर आपको एग्रीकल्चर बेसिक से पढ़नी पड़ेगी, साथ ही साथ थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, ये सब हैं, बैक्टीरिया हो गया, ये मानव यानी ह्यूमन वेलफेयर में इनका क्या यूज़ है, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। साथ ही साथ 11वां और 12वां चैप्टर जो है ये को रिलेटेड है एक दूसरे से, जिसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इसके बाद जीव और समष्टियाँ हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो इसके बारे में हम जीव जातियों के बारे में पढ़ेंगे। आपने रेड डेटा बुक का पढ़ा होगा, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर आने वाली है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 जो है इकोसिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अधिकतर आपने जो है टफ जो पेपर होते हैं उनमें इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इशू, ये तीनों चैप्टर बड़े जो हैं इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने जो है पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को आपको मिले होंगे, तो ये हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। देखो इकोसिस्टम के अंदर हम पूरा पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या इसके फैक्टर होते हैं, सब पढ़ेंगे। जैव विविधता एवं संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, भाई क्या होती है, किस तरह से इसको बचाया जाता है। आप जानते हो इन सीटू मेथड होता है, एक्स सीटू मेथड होता है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण के मुद्दे यानी इन्वायरमेंटल इशू इसमें देखेंगे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, ग्रीन हाउस गैस आती है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, साथ ही साथ इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके जो है आंदोलन आ जाते हैं, जैसे आपका चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, तो ये सब चीज़ें आपके इसके अंदर आने वाली हैं। तो देखा जाए इन शॉर्ट कि इस सिलेबस के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 11वीं और 12वीं की बुक तो अच्छे से हम क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, अच्छे से आपको समझना है, ध्यान लगा के पढ़ना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, पेपर भी आपका क्लियर होगा। लेकिन उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, मन से जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उनका बढ़िया नोट बनाओ, उनको रिवाइज करो, क्योंकि आप बहुत अच्छे टाइम पर तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो अब बायोलॉजी को शुरू करने से पहले हम विज्ञान को देखते हैं। भाई विज्ञान क्या है, तो देखो विज्ञान क्या होता है कि सिस्टमेटिक, जो अगर आप किसी भी चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं तो उसे ही हम नॉर्मली साइंस कहते हैं। अब जो हमारा साइंस है ये मेनली दो भागों में, मतलब इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक है नेचुरल साइंस और एक है सोशल साइंस। तो देखो जो सामाजिक विज्ञान है इसके अंदर आपकी पॉलिटिकल साइंस आ जाती है जिसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, सिविक्स आ जाती है जिसे नागरिक शास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स आती है जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब ये जो प्रकृति यानी नेचुरल जो साइंस है इसके अंदर दो ब्रांच है, एक है फिजिक्स और दूसरी है बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स के अंदर आपका केमिस्ट्री आ जाता है, जियोलॉजी आता है, देखो एक जूलॉजी होता है, एक जियोलॉजी, ये भूगर्भ विज्ञान है, ध्यान रखना। एस्ट्रोनॉमी आ जाता है और मेटीरियोलॉजी आ जाता है, मतलब मौसम विज्ञान। और बायोलॉजी के अंदर आप जानते हैं जूलॉजी और बॉटनी आता है, और बॉटनी के साथ साथ आपका एक इसका को कंपोनेंट आता है जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट साइंस। तो देखो विज्ञान की ध्यान रखना दो ही ब्रांच है, नेचुरल साइंस है और एक सोशल साइंस है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज के लिए है, ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो विज्ञान है वो क्या है और इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, मतलब आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ आपको बताई गई है। अब हम शुरू करते हैं बायोलॉजी को कि बायोलॉजी होती क्या है। तो चलिए अब पढ़ते हैं बायोलॉजी को, यानी जीव विज्ञान क्या है।
तो सबसे पहले साधारण भाषा में समझिएगा कि भाई विज्ञान की ऐसी ब्रांच यानी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, मतलब लिविंग की स्टडी जिसके अंदर करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी लिविंग के अंदर क्या आता है, प्लांट भी आ जाता है और एनिमल भी आ जाता है, प्लांट भी आ जाता है और एनिमल भी आ जाता है। इसे ही हम सम्मिलित रूप से जीव कहते हैं। तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी शब्द की बात करते हैं तो देखो बायोलॉजी जो वर्ड है ये आपका यूनानी यानी ग्रीक शब्द है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो यूनानी भाषा का, ध्यान रखना ग्रीक शब्द है। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है वो कैसे बना। तो देखो बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी अगर आप बायोलॉजी शब्द को तोड़ोगे तो इसमें पहला जो शब्द बनेगा वो बनेगा बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब बात की जाए कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो देखो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग सम्मिलित रूप से कंबाइंड टाइप से लेमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे, इन दोनों ने कंबाइंड रूप से किया। और कब किया, 1802 में किया। ध्यान रखना 1802 में किया। आपसे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बायोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का है यानी यूनानी शब्द है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सम्मिलित रूप से किया 1802 में। अब देखो यहाँ पर दो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, अरस्तु। तो सबसे पहले अब यहाँ पर बात आती है कि भाई जो बायोलॉजी है उसके पिता कौन है, मतलब हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं, जिन्हें अरिस्टोटल भी कहा जाता है। बहुत बार हिस्ट्री में भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है कि जो आधुनिक जीव विज्ञान यानी मॉडर्न बायोलॉजी के फादर हैं वो कौन हैं, तो वो चार्ल्स डार्विन है। तो अरस्तु को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन चार्ल्स डार्विन को ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि चार्ल्स डार्विन ने अपना इनका जहाज था बीगल। कौन सा जहाज था, बीगल। इसमें इन्होंने पूरी सैर की, समुद्र से इन्होंने सैर की और समुद्र में सैर करने के बाद इन्होंने बहुत से कंक्लूजन निकाले, बहुत सी इन्होंने अवधारणाएं प्रस्तुत की, जिसके अंदर इनकी मेन अवधारणाएं जो थी वो थी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या द सर्वाइविंग ऑफ द फिटेस्ट। साथ ही साथ जिसे हम हिंदी में कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। साथ ही साथ इन्होंने जैव विकास के संदर्भ में कॉन्सेप्ट दिए, इसीलिए इन्हें मॉडर्न बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो बाकी चार्ल्स डार्विन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अरस्तु की, जिन्हें द फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ऐसा क्यों है, इसके जो है क्या रीज़न है, उनको हम देखते हैं। तो देखिए अध्ययन की सुविधा हेतु बायोलॉजी को, मतलब स्टडी इजी हो जाए, उसके लिए बायोलॉजी को क्या किया गया है, दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जूलॉजी और बॉटनी। तो पहले देखेंगे हम जंतु विज्ञान, यानी जंतु विज्ञान क्या है और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। तो देखो जूलॉजी क्या है, तो देखो इस ब्रांच के अंदर एनिमल यानी जंतुओं का स्ट्रक्चर यानी रचना, बिहेवियर, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन और सारी जितनी भी आपकी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी आपके प्रोसेस होते हैं जो कि लिविंग रिएक्शंस हैं, उनकी स्टडी हम क्या करते हैं, जूलॉजी के अंदर को क्या कहते हैं, जूलॉजी के अंदर हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं। और उसे ही हम, यानी कहने का मतलब है किसी भी एनिमल, किसी भी जंतु की आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, आपको उसका बिहेवियर पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है, मतलब उसकी पूरी एनाटॉमी आपको पढ़नी है, तो उस विज्ञान को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जूलॉजी। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई जूलॉजी और बायोलॉजी में क्या फ़र्क है। तो देखो बायोलॉजी तो दो सब्जेक्ट से बना है, जिसके अंदर जूलॉजी और बॉटनी आता है, लेकिन इनका पिता कौन है, मतलब द हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड द हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। तो देखो इन दोनों का पिता एक ही व्यक्ति है, अरिस्टोटल, यानी जिन्हें हम कहते हैं अरस्तु, जिन्हें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब ऐसा क्यों है, इनको पिता जो है बायोलॉजी का क्यों कहा जाता है, उसके बारे में समझिए। तो देखिए अरस्तु जो है, इनका जो टाइम है वो है 384 से 322 ईसा पूर्व। ध्यान रखना ईसा पूर्व, यानी सदी मतलब 100 से पहले जो साल उल्टे में चलते थे,
तब की ये बात है। तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अरस्तु जो कि एक ग्रीक जो है आपके दार्शनिक थे, ग्रीक आपके विद्वान थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक क्यों लिखी? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने 500 प्रकार के, मतलब इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जितने भी एनिमल्स थे उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की। देन इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की, एक बुक प्रकाशित की जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसे हिंदी में कहते हैं जंतु का इतिहास या जंतु इतिहास। और यह पुस्तक इन्होंने 9 भागों में बांटी थी। जैसे अभी आयोग ने अपना सिलेबस 10 भागों में दिया है, वैसे ही अरस्तु ने इस बुक को 9 भागों में लिखा, ठीक है। और इस बुक में इन्होंने 500 प्रकार के एनिमल यानी 500 एनिमल को उनका वर्गीकरण किया, उनका वर्णन दिया, जिसके कारण मतलब देखो सबसे पहले ये महान इन्होंने काम किया, 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में इन्होंने इसमें जो है बताया, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उनमें समानता है, ये सब चीज़ें इसमें की, जिसके कारण ही अरस्तु को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का फादर कहते हैं। साथ ही साथ उस बुक में उन्होंने जंतुओं के बारे में लिखा, तो इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का फादर भी माना जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान देना कि जो बुक इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया यानी जंतु इतिहास, उसके अंदर इन्होंने मुर्गी के अंडे में, मतलब मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, उसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है यानी उसमें जो भ्रूणीय विकास होता है किस तरह से होता है, मतलब कि अंडे में एक दिन में क्या अंतर आया, फिर अगले दिन क्या अंतर आया, उस तरह से कि कितने दिन में वो चूजा बन रहा है। तो ये पूरा जो इन्होंने स्टडी किया, उसका लेख भी मतलब उसका एडिटोरियल भी उन्होंने किस में छापा था, अपनी बुक में, इस बुक में यानी ये जंतु इतिहास है, इसके अंदर इन्होंने पूरा इसका पूरी एक थीसिस इन्होंने दी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा उसको समझिएगा। क्वेश्चन बन सकता है हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, अरस्तु। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है बुक का नाम बताओ, तो बुक का नाम जंतु इतिहास है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। कितने भागों में जो है लिखी गई, बटी हुई है, 9 भागों में बटी हुई है, 9 भागों में लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो इन्होंने इसे बांटा है तो 9 भागों में बांटा है। साथ अगला जो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सबसे पहले मुर्गी के अंडे में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो किसने दिया था, तो अरस्तु ने दिया था। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको यहाँ से हर क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारी बायोलॉजी की सेकेंड ब्रांच की। तो सेकेंड जो ब्रांच है वो है बॉटनी, जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। देखो बॉटनी जो है सीधी सी बात है, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, यानी जितने प्लांट हैं उनको हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। बॉटनी जो शब्द है ये भी एक ग्रीक वर्ड है, यानी एक यूनानी शब्द है जो कि बॉस्किन से बना है, मतलब बॉटनी बना है बॉस्किन से। और इस बॉस्किन का जो मतलब होता है वो होता है चरना। क्या होता है? चरना। तो ध्यान रखना बॉटनी जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है, और ये जो बॉटनी शब्द है ये बॉस्किन शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है चरना। और ये जो चरना शब्द है, ये जो बॉस्किन शब्द भी है, ये भी एक शब्द से निकल के बना है जिसका मतलब होता है पशु। जिसका मतलब क्या होता है? पशु। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो चरना यानी जो बॉस्किन है यह बाउस शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है पशु। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि बॉटनी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वह हुई है बॉस्किन से। इसको आपको ध्यान रखना है, जिसका अर्थ क्या है? चरना। अब बात करते हैं कि बॉटनी का फादर किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। तो देखो बॉटनी का जो फादर है वो है थियोफ्रेस्टस, और इनका जो टाइम है वो है 370 से 285 ईसा पूर्व। तो देखो इन्होंने, थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले बुक लिखी जिसका नाम था वनस्पति इतिहास, जिसे स्टोरिया प्लांटूरम के नाम से जाना जाता है। और इस बुक में इन्होंने 500 प्रकार के प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बारे में बताया, उनका क्लासिफिकेशन किया, इसलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाएगा कि भाई वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस, इनके पुस्तक का नाम क्या है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं हमारे पास कैरोलस लीनियस, जिन्हें हम कार्ल लीनियस के नाम से भी जानते हैं। तो देखो कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी इन्हें मॉडर्न बॉटनी का फादर कहते हैं। ये स्वीडिश मूल के बॉटनिस्ट, फिजिशियन और जूलॉजिस्ट थे। अब इन्हें ये उपलब्धि क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी या द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी
किसे कहते हैं? तो कैरोलस लीनियस को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? तो देखिए, इनकी बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी, जो 1735 में प्रकाशित हुई। अब इसके अलग अलग एडिशन आए। तो इस बुक का जो 10th एडिशन था, जो कि 1758 में आया, उस बुक में इन्होंने द्विपद नाम पद्धति यानी बाइनोमियल सिस्टम को प्रेजेंट किया था, जिसके अंदर इन्होंने इस पद्धति के साथ इन्होंने बताया था कि कोई भी जीव हो, उसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है, उसमें जो पहला, जैसे कौवा है, इसका जो वैज्ञानिक नाम यहाँ पे लिखा है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, तो ये कौवे का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें जो पहला जो वर्ड होता है, जो कि कॉर्वस ये लिखा गया है, ये इसका जीनस बताता है, और जो स्प्लेंडेंस है ये इसकी जाति को बताता है। तो इसे ही इन्होंने जो है द्विपद नाम पद्धति कहा, और वर्तमान समय में भी इसको ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे मानव के लिए होमो सेपियंस, तो होमो इसका वंश हो जाता है, मतलब मनुष्य का वैज्ञानिक जंतु वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस में जीनस होमो हो गया, और सेपियंस क्या है? स्पीसीज है। अब साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि भाई आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो कैरोलस यानी कार्ल लिनियस है। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा कि भाई द सिस्टमा नेचुरी पुस्तक किसकी है, ये पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि द मॉडर्न बॉटनी का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस को कहते हैं। या फिर आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो कैरोलस लीनियस है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई द्विपद नाम पद्धति जो है वो किसने लाई थी? तो वो आपके कैरोलस लीनियस ने लाई थी। तो ये आपको 3 जो वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट हैं जो बायोलॉजी से संबंधित हैं, जिनमें पहला अरस्तु, सेकेंड है थियोफ्रास्टस, और थर्ड है कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसको समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो नोट है, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसमें क्वेश्चन का आपको डाइवर्सिटी बताता हूँ कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखो, अरस्तु ने सबसे पहले अपने समय में ज्ञात जंतुओं का वर्गीकरण किया, जो कि हमने पीछे पढ़ा कि भाई अरस्तु जो हैं इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मतलब इनके टाइम में जो जितने भी जंतु थे उनको इन्होंने क्लासिफाइड किया। अब जंतुओं को इन्होंने 2 भागों में, 2 ग्रुप में बांटा, एक एनेइमा और एक इनेइमा। तो एनेइमा ऐसे जीव थे जिनका जो खून है वो लाल नहीं होता, जिसके अंदर आपके स्पंज आ जाते हैं, आपके ऑर्थोपोड्स आ जाते हैं, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो ग्रुप बनाया वो है इनेइमा। तो इसमें ऐसे जीव थे जिनका जो ब्लड है वो क्या होता था? रेड होता है, और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, विविपेरा और ओविपेरा। विविपेरा में ऐसे जीव जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जिसमें मनुष्य आ जाता है, आप जानते हैं। ओविपेरा यानी ऐसे जीव जो पहले अंडे देते हैं, मतलब जो एग ले करते हैं, और एग ले का मतलब है जो अंडे देते हैं, जैसे सांप हो गया, एम्फीबिया हो गए, तो ये सब आपके अंडे देते हैं। तो ये आपका जो है सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अरस्तु के द्वारा दिया हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जंतुओं का सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया? तो किसने दिया? अरस्तु ने दिया। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मान के चले यहाँ से बनेगा, हर बार बनता है, क्योंकि 11वीं 12वीं का जहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई 11वीं 12वीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये चीज़ें वहाँ पर मैटर करती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है आपकी ब्रांच, वो है चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस। तो देखो, एक तरफ हमने साइंस लिखी है, दूसरी तरफ उनके जो फादर हैं उनके बारे में लिखा है। तो सबसे पहले कि चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस का फादर कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। हिप्पोक्रेटस जो आपके मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं एमबीबीएस वाले, उनको हिप्पोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है, मतलब इसकी शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की। हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले ह्यूमन जो डिजीज़ हैं उन पर एक थीसिस लिखी थी, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? द फादर ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसको ध्यान रखेंगे। सेकेंड है जीवाश्मिकी यानी पैलिएंटोलॉजी, यानी जीवाश्मिकी का मतलब होता है फॉसिल्स, यानी जिसमें हम फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। और इसके जो फादर हैं वो हैं लियोनार्डो दी विंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। लियोनार्डो द विंसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जीवाश्मिकी के पिता भी हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा जो कि 1503 में बनी थी, ये बहुत प्रसिद्ध है, जिसको आप किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको हर बार उसकी जो स्माइल है वो अलग अलग नज़र आएगी। तो जीवाश्मिकी यानी पैलिएंटोलॉजी, कभी कभी क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है कि भाई जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिएंटोलॉजी। अगर आपसे पूछे
कि वनस्पति जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, तब आप लगाओगे पैलियोबॉटनी, ध्यान रखना इसको। तीसरा है हमारे पास सुजननिकी। तो सुजननिकी यूजेनिक्स जिसे कहते हैं, सुजननिकी के अंदर हम मानव जीवन के स्तर को सुधारना, मतलब ह्यूमन जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उसके लेवल को इंक्रीज करना फूड के तौर पे, शिक्षा के तौर पर, ये सब हम यूजेनिक्स यानी सुजननिकी के अंदर पढ़ते हैं। और इसके जो फादर हैं वो है फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद अगले हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। तो प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी, इसके फादर हैं एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं और बड़ी माता के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसका टीका बनाया, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला है हमारे पास आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी में आप दो चीज़ें पहले ध्यान रखेंगे, तीसरी मैं आपको बताता हूँ। आनुवांशिकी यानी अगर आपसे सीधा पूछा जाए भाई जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर कौन है, तो आप आंसर लगाओगे ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का फादर किसे कहते हैं, तो टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। और तीसरा इसी से संबंधित मॉडर्न जेनेटिक्स अगर आपसे पूछा जाए तो बैट्सन आप आंसर लगाएंगे। आप देखो इनमें क्या फर्क है, तो देखो सबसे पहले आनुवांशिकी पे जो प्रयोग किए थे वो जॉन मेंडल ने किए थे। अब ये प्रयोगात्मक आनुवांशिकी एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है, इसके अंदर टी.एच. मॉर्गन का इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने मतलब जो लिंकेज होती है जेनेटिक्स में, उसका संबंध बताया था। साथ ही साथ बैट्सन ने जो है वो जेनेटिक शब्द दिया था। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा तो हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, या हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, या फिर आपसे पूछ सकता है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो तीनों आपको ध्यान रखना है। बाकी जब ये चैप्टर आएगा तो उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला इसमें है कोशिका विज्ञान, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, साइटोलॉजी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं, या कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। इसके फादर जो हैं वो हैं रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक डेड सेल देखी थी जो कि पेड़ की छाल में इन्होंने देखा था। बाकी आगे चैप्टर में इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद अगला है द फादर वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। तो हमने अभी देखा द्विपद नाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम, किसने दिया था, कार्ल लिनियस यानी कैरोलस लिनियस। तो इसलिए टैक्सोनॉमी जो है उसके अंदर हम वर्गीकरण पढ़ते हैं और इसके जो फादर हैं वो है कैरोलस लिनियस। इसके बाद हिस्टोलॉजी यानी औत्तिकी, उत्तक के बारे में इसमें अध्ययन होता है और इसके फादर कौन है, मार्सेलो मेलपीगी हैं। तो देखो जितने भी फादर हैं ये आपको याद करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो अच्छे से इसको याद कर लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक, द फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन क्या होता है आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो ह्यूगो डिवरीज ने दिया और सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिया, तो ह्यूगो डिवरीज ने दिया। इसके बाद कवक विज्ञान यानी जो फंगस का जो साइंस होता है उसको माइकोलॉजी कहते हैं और इसके जो फादर हैं वो हैं माइकेली। अगली हमारे पास ब्रांच है पादप कार्य की यानी प्लांट फिजियोलॉजी। तो देखो प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब है कि प्लांट किस तरह से काम करता है। तो ये इसके जो फादर हैं वो हैं स्टीफन हेल्स। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, तो स्टीफन हेल्स हैं। इसके बाद अगला है जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी के अगर आपसे फादर पूछे जाएं तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी जो कि एक बैक्टीरियल सेल थी, तो इसलिए इन्हें द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई द मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, तो आप लगाएंगे रॉबर्ट कोच जो कि टीबी के उपचार के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो ये भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है यानी आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है, तो लुईस पास्चर जिन्होंने पास्चराइजेशन को क्या किया था, खोजा था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन्होंने जो आपका हाइड्रोफोबिया है, मतलब हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है आपने सुना होगा रेबीज, जिसे रेबीज के नाम से जाना जाता है, उसके लिए भी इन्होंने टीके का इजाद किया था। इसके बाद अगला है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है, तो वो हैं कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। तो ये सीधे सीधे वॉन बेयर के नाम से भी कभी कभी दे देता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ध्यान रखिएगा एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण विज्ञान, मतलब एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होता है, क्या इसमें डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो वॉन बेयर ने बताया, इसीलिए इन्हें इसका फादर भी कहते हैं। इसके बाद है बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी के लिए जो फादर माने जाते हैं वो विलियम ट्वार्ट और फेलिक्स डी हैरली माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसको
इसको खोजा। अब जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज क्या होता है सर्च करना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा वो उसमें हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, तो ईजे बटलर हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई प्लांट पैथोलॉजी जो है, जो प्लांट में जो पैथोजेनिक जो काउजेज हैं उसके फादर कौन है, तो ईजे बटलर हैं। इसके बाद द फादर ऑफ वायरोलॉजी, तो फादर ऑफ वायरोलॉजी की बात अगर की जाए तो यहाँ पर आपको मार्टिनस बीजरिंक मिलेगा देखने को, तो सीधे सीधे आंसर मार्टिनस बीजरिंक लगाना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वायरस को सबसे पहले किसने खोजा, तो आप लगाओगे इवेनोवस्की, जिन्होंने 1892 में इसको खोजा था। तंबाकू की पत्ती पर ये क्या कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि इनका जो तंबाकू का पौधा था वो खराब हो रहा था। तब इन्हें पता लगा कि भाई उसमें एक वायरस है जिसको इन्होंने TMV कहा, टोबैक मोज़ेक वायरस, कभी कभी डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखना वायरस किसने खोजा, इवेनोवस्की ने, और जबकि फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है, मार्टिनस बीजरिंक। तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंडियन साइंटिस्ट के। तो बात की जाए अगर पहली भारतीय कवक विज्ञान, तो भारतीय जो आपके माइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि कवक विज्ञान को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, वो हैं आपके EJ बटलर। दूसरे हैं भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट कह सकते हैं, तो ब्रायोलॉजिस्ट जिनमें हम ब्रायोफाटा का अध्ययन करते हैं, तो भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट हैं SR कश्यप। तीसरे हैं भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजिस्ट कौन है, तो रामदेव मिश्रा है। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में और अच्छे एग्जाम में आया, 11th-12th का स्टैंडर्ड इस क्वेश्चन का है। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है या फिर जनक कौन माने जाते हैं, तो R मिश्रा को माना जाता है। इसके बाद है भारतीय शैवाल विज्ञान, इंडियन फाइकोलॉजी। तो ध्यान रखना है आपकी फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है, शैवालों के अध्ययन को कहते हैं, और ये क्वेश्चन आता भी है, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, तो फाइकोलॉजी कहलाती है। और इसके फादर कौन है, MOA अयंगर हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है भारतीय वनस्पति विज्ञान, इंडियन बॉटनी के फादर कौन है, विलियम रॉक्सबर्ग इंडियन बॉटनी के फादर हैं। देन नेक्स्ट है भारतीय जीवाश्म वनस्पति यानी इंडियन पैलियो बॉटनी। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा कि भाई प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन किसके अंदर होता है, पैलियो बॉटनी के अंदर होता है। और इंडियन प्लांट पैलियो बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, बीरबल साहनी हैं। नेक्स्ट R मिश्रा को हम पढ़ चुके हैं अभी। इसके बाद है इंडियन प्लांट डिजीज के फादर, तो वो हैं KC मेहता। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका क्वेश्चन है, कृषि के कई पेपरों में ये आया है, जिसका स्टैंडर्ड 11th-12th होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्लांट रिप्रोडक्शन के फादर कौन है, तो डॉक्टर BP पाल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन इंडियन वैज्ञानिक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने बताया था कि वे जो प्लांट जो हैं उनमें भी जीवन होता है, ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया था। इसके बाद अगला है हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के वर्ल्ड वाइड जो फादर हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग, कई बार पूछता है। और भारत में जो है वो है MS स्वामीनाथन, और इन्हें प्लांट जेनेटिक्स के फादर भी कहते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है वो है कीट रोग विज्ञान, तो कीट रोग विज्ञान यानी इंसेक्ट से जो डिजीज़ होती हैं उसके फादर जो हैं वो डॉक्टर L जोशी हैं। ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है कि आपके आने वाले पेपर मतलब कोई भी पेपर जो साइंस से रिलेटेड हो वो हर जगह ये चीज़ें आपको काम आएंगी, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड ही NCERT 11th और 12th है। मतलब एक बार अच्छे से पढ़ो, हर एग्ज़ाम में बायोलॉजी आप आसानी से क्रैक कर लोगे। तो ये आपको कुछ ब्रांच थी, कुछ फादर्स थे, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, ये आपको अच्छे से कर लेना है। अब इसी में एक सब छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं कि भाई जीवों के गुण, मतलब जो लिविंग होती हैं उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ये उनके क्या क्या कैरेक्टर्स उनके होते हैं। तो देखो जो लिविंग्स होते हैं उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोशिकीय संगठन होता है। मतलब आप जानते हो किसी भी जीव का जो सबसे छोटी यूनिट जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होती है वो सेल होती है। सेल से ही मिलके फिर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू जो मिलके हैं वो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके फिर एक कंप्लीट बॉडी बनती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो लिविंग के कैरेक्टर में सबसे पहला आपका जो गुण आता है वो आता है कोशिकीय संगठन, मतलब उनका जो शरीर बना होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा श्वसन, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी लिविंग होगा वो रेस्पिरेशन जरूर करेगा, तो रेस्पिरेशन उनका एक अलग जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है या कैरेक्टर होता है। इसके बाद न्यूट्रिशन, आप जानते हो जो भी लिविंग होगा वो खाना जरूर खाएगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और एनिमल आप जानते हो खाना पीना, जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं, पशु जो हैं हरे पौधों को खाते हैं। तो ये भी एक यूनिट
यूनिक जो है प्रॉपर्टी है। इसके बाद रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं और एनिमल भी रिप्रोडक्शन करते हैं। एडेप्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुकूलन होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था द मॉडर्न बायोलॉजी, द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन थे, आपके चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन को क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने जो योग्यतम की उत्तरजीविता दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो प्रकृति होता है, जो जीव मतलब अपने को आने वाले समय या फिर अपने आसपास के वातावरण के अनुसार नहीं ढालते वो गायब हो जाते हैं, और अपने आप को अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढालना ही एडेप्टेशन यानी अनुकूलन कहलाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जाति तो एडेप्ट कर लेती है अपने एनवायरनमेंट को वो बच जाती है, आगे बढ़ जाती है, और जो नहीं कर पाती वो गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसे ही कहते हैं द सर्वाइविंग ऑफ द फिटेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट था चार्ल्स डार्विन का। इसके बाद है मूवमेंट, गति करते हैं, आप जानते हो प्लांट नहीं करते लेकिन एनिमल गति करते हैं। इसके बाद जो है सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता होती है, आप जानते हो छुई मुई का आपने प्लांट देखा होगा, अगर आप हाथ उस पर लगाते हो तो उसकी पत्तियां एकदम से बंद हो जाती हैं, उसी तरह से मनुष्य में भी सेंसेशन होती है। इसके बाद लाइफ साइकिल, आप जानते हो हर एक का लाइफ साइकिल होता है, मनुष्य का भी है औसतन 70 वर्ष, उसी तरह प्लांट भी है, अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, कुछ 1 साल होते हैं, कुछ 6 माह के होते हैं, कुछ 100 साल के भी हो जाते हैं। तो ये आपका लाइफ साइकिल के अंदर आ जाता है। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म, किसी भी जीव का अगर हम इनर मतलब उसका इनर स्ट्रक्चर देखें, इनर कंपोजिशन देखें तो उसमें प्रोटोप्लाज्म होती है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो 2 तरह के प्लाज्म से मिलकर बनी होती है, एक होती है साइटोप्लाज्म और एक होती है न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य से मिलकर ही प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य बनता है। और एक क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को किसने कहा, तो हेक्सले ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वैसे आप सबको ये पता होगा। अगला जो यूनिक कैरेक्टर है वो है ग्रोथ। आप जानते हो चाहे आदमी हो, चाहे पशु हो, चाहे प्लांट हो, सब लोग ग्रोथ करते हैं। इसके बाद है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। आप जानते हो सभी जीव एक्सक्रीशन करते हैं। मनुष्य है एक्सक्रीशन करता है, CO2 बाहर निकालता है, O2 जो है एब्जॉर्व करता है। उसी तरह से प्लांट भी होते हैं, उसी तरह से पशु भी होते हैं। बाकी आगे जो चैप्टर होंगे उनमें जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पर भी आ जाएंगी। ये एक बेसिक सा फ्रेमवर्क है, मतलब कि ये चीज़ें हम जीवों के अंदर पढ़ते हैं। जैविक विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, मतलब किसी भी जीव का विकास किस तरह से हुआ है, उसकी एम्ब्रियोनिक यानी उसकी भ्रूणीय डेवलपमेंट किस तरह से हुई है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई अरस्तु जो है उसने सबसे पहले अंडे के अंदर जो भ्रूण में जो डेवलपमेंट होती है उसके बारे में सबसे पहले बताया। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। तो उपापचय होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको ठीक से समझना। यहाँ से बायोलॉजी से सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप कैसे पूछेगा, पहले इस टॉपिक को समझो। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब कोई भी लिविंग है उसके अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसको सम्मिलित रूप से कह दिया मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म 2 तरह की होती है, मतलब 2 तरह की इसमें क्रियाएं आती हैं। एक उपचय जिसे एनाबॉलिज्म या रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, दूसरा अपचय जिसे कैटाबॉलिज्म या विनाशात्मक क्रियाएं कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे कि भाई पोषण किस तरह की अभिक्रिया है, तो कैसी है, एनाबॉलिज्म है, रचनात्मक है, क्योंकि इससे क्या होता है आपका भोजन, मतलब भोजन जब आप लेते हो तो इससे क्या होता है आपकी एनर्जी निकलती है। दूसरा अपचय यानी कैटाबॉलिज्म या विनाशात्मक यानी डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव यह जो क्रिया है इसके अंदर आपके क्या आ जाएगा, रेस्पिरेशन आ जाएगा और एक्सक्रीशन आ जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट, प्रोटीन, ये सब टूटते हैं और ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा वो समझिएगा, क्वेश्चन सीधा आएगा कि पोषण किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन में आपको देगा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तो क्या है, हालांकि ये वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा आपको, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको मिल सकता है डिस्ट्रक्टिव। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पोषण जो है वो एक एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है भाई श्वसन और उत्सर्जन किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, तो ध्यान रखना है आपको ये अपचय या विनाशात्मक यानी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं। तो ये आपका लेक्चर फर्स्ट हो गया। जितनी चीज़ें इसमें बताई हैं, सिलेबस जो बताया है उसको गहनता से एक बार देख लेना। NCERT की बुक हो सके तो पढ़ लो, 11th-12th की देखो, क्योंकि जितना पढ़ोगे कम है, आपके काम ही आएगा। मतलब ज़्यादा पढ़ोगे काम ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नॉलेज कभी ख़राब होता है। बाकी जितनी चीज़ें क्लास में करवाई जाएंगी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अच्छे से इसका नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से अपनी हैंड राइटिंग में बढ़िया से, और इसको रिवाइज करते रहो। पेपर आने तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको फिर से लेक्चर जो अब अगला होगा उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।